ऑक्सीकरण और अपकरण, यहाँ से भी प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण ध्यान रखिएगा एक प्रकार का अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और ऑक्सीकरण की बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण बोलते हैं। ठीक, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं। आगे बात करें, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता जो है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बात करें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, एक साथ होता है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण व अवकरण दोनों है, तो बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है वो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हैं। आगे बात करें, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, तो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। और ऑक्सीजन की धनात्मकता ऑक्सीकरण संख्या 1 से को यहाँ पे बात करें, ऑक्सीकरण की धनात्मकता ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। आगे बात करें, अम्ल भस्म एवं लवण के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को देता है। ठीक, भस्म की बात करें, वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट बात करें, अम्ल व भस्म अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। उदासीन क्रिया में क्या बनता है, लवण व जल बनता है। नेक्स्ट, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस पेपर का। नीले पत्र को लाल कर देती है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है कौन, अम्ल। लाल पत्र को नीला कौन कर देता है, भस्म या क्षार। नेक्स्ट बात करें, जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। नेक्स्ट बात करें, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो OH नेगेटिव आयन होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। पीएच का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने पीएच का निर्धारण किया था। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसी से निर्धारण होता है कि कोई भी द्रव जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। ठीक, ये तो सबको पता होगा। वैसे शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्र का मान होता है 10⁻⁻7, और यहाँ पे अगर जो पूछे शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। ठीक, अम्लीय घोल का पीएच मान की बात करें 7 से कम होता है, यानी कि अगर जो पीएच की बात करें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय होगा, और 7 पर क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक, उदासीन घोल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। क्षार का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय घोल का पीएच होता है 7 से कम। आगे बात करें, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच, ब्लड का पीएच वालों पूछ रहा तो 7.4 होता है। मोहन लवण होते हैं तो दृक लवण जो होते हैं वो एक प्रकार का मोहन लवण होते हैं। नेक्स्ट बात करें, जल में सामान्य लवणों के घोल होते हैं तो सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन होते हैं। जो लवण अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। जो लवण अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट बात करें, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो पीएच मान होगा 6 से कम। नेक्स्ट बात करें, पीएच दर्शाता है, तो पीएच के बारे में हमने बात किया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांक होता है या सूचक होता है। आगे बात करें, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो यह अम्लीय होता है। अम्लीय होगा यानी कि 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा, अम्लीय होगा यानी कि 7 से कम पीएच वैल्यू इसका होगा। ठीक, आगे बात करें, जलीय विलयन में अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, तो पीएच मीटर का प्रयोग करता है। ये देख लेते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे बात करें सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नींबू संतरा की बात करें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली की बात करें टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। टमाटर की बात करें टमाटर में एक्जेलिक अम्ल होता है। दही की बात करें लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी के बिच्छू के डंक की बात करें इसमें मेथोनोइक अम्ल होता है। ये कई बार पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू की
की बात करें सिट्रिक अम्ल, इमली की बात करें टार्टरिक अम्ल, टमाटर की बात करें एक्जेलिक अम्ल, दही की बात करें लैक्टिक अम्ल, और चींटी व बिच्छू के डंक की बात करें तो इसमें मेथोनोइक अम्ल होता है। अब कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान अगर जो पूछे, ये वही है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो 8.4 होता है। 8.4 मतलब ये क्षारीय होता है, ठीक, अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। रक्त की बात करें तो 7.4 होता है। लार की बात करें मनुष्य का 6.5 होता है। दूध की बात करें 6.4 होता है। मूत्र की बात करें मानव मूत्र का 6 होता है। शराब की बात करें 2.8 होता है, ये शराब है। सिरका की बात करें 2.4 होता है। नींबू की बात करें 2.2 उसका पीएच वैल्यू होता है। आगे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भस्म का उपयोग होता है, तो यहाँ पे बात करें घरों में चूना पोतने में, गारा व प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में और जल को मृदु बनाने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म का उपयोग होता है, तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा व कागज बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें विलयन का टॉपिक का क्वेश्चन देख लेते हैं। विलयन की बात करें तो समांगी विलयन पूछे तो नमक और जल के विलयन को हम समांगी विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट किसी विलयन में अवयवों के अंदर अंतर को देखा नहीं जा सकता, तो समांगी विलयन जो होता है, अच्छा नमक और जल के घोल को अगर आप मिला देते तो एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। तो क्या उसमें आप अलग अलग दोनों चीजों को देख सकते हो मिलाने के बाद? नहीं देख सकते, तो एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। पारा का सोडियम के साथ विलयन होता है तो ठोस विलयन होता है। नेक्स्ट बात करें जब विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। आगे बढ़े, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जब किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। नेक्स्ट बात करें पायस विलयन का उदाहरण होता है दूध होता है। विलयन होता है अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। नेक्स्ट बात करें विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। नेक्स्ट, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उसे विलेय बोलते हैं। और दाब बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। आगे चले, नेक्स्ट है कार्बन और उसके यौगिक। इसके क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। कार्बन व उसके यौगिक की बात करें, इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कार्बन क्या है? तो कार्बन ध्यान रखिएगा हमेशा कि कार्बन एक अधातु होता है, ठीक। आगे बात करें ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? अपरूपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूपक। कार्बन के मुख्यतः अपरूपक की बात करें तो कार्बन के 2 अपरूपक याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। आगे बात करें हीरा होता है तो हीरा की बात करें, जब भी आपसे हीरा की बात की जाए तो हीरा ताप व विद्युत का कुचालक होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ पूछे तो भी हीरा आंसर लगाएंगे। ताप व विद्युत का कुचालक होता है, हीरा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पर अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के काल जो होता है हीरा चमकता है। तो क्वेश्चन आता है हीरे का चमकना किसका काल होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के काल। नेक्स्ट होता है आपका शुद्ध हीरा पारदर्शक होता है एवं रंगहीन होता है, कोई भी कलर नहीं होता, आर पार दिखाई देता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट भी कहते हैं। बोट का उपयोग की बात करें शीशा काटने में होता है। आपने देखा होगा जो शीशा काटने का यंत्र होता है उस पर काले कलर का छोटा सा टुकड़ा लगा होता है, वो हीरा होता है। आगे बात करें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की बात करें विद्युत का सुचालक होता है। अपेक्षिक घनत्व की बात करें ग्रेफाइट का 2.2 होता है और इसे काला शीशा भी कहते हैं। किसको? ग्रेफाइट को। पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोलते हैं? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो पेट्रोलियम, जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, ये आपका हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन आदि आ जाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें इसमें एल्कीन, एल्काइन ये सारे आ जाते हैं। एल्कीन में ध्यान रखिएगा द्विबंध होता है और एल्काइन में आपका त्रिबंध होता है। नेक्स्ट बात करें प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण, तो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण की बात करें स्टार्च एवं सेलुलोज, ये दोनों आपके प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और आपके टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइन। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम पीवीसी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें, बेकेलाइट और मेलामाइन जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा, तो मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था। आगे बात करें, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो ये भी ध्यान रखना है C2H6 होता है और इसमें टोटल 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, ये आपका आंसर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। बेंजीन का सूत्र C6H6 और बेंजीन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से होता है, ठीक। अब बात करें स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है, तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो कार्बन। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ की बात करें, ग्राफीन होता है और रासायनिक रूप से सूखी बर्फ